तो आज हमने करना है टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन पे। ये थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले जो एजुकेशन के अंदर परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करने के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, वो फोर किस्म की टर्म हमारे पास। एक टेस्ट है, एक मेजरमेंट है, असेसमेंट है और एवेल्युएशन है। तो सबसे पहले अगर हम टेस्ट को देखें तो टेस्ट क्या चीज़ है? टेस्ट जो है, टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट और सिस्टमैटिक प्रोसीजर। यहाँ पे आर का मतलब जो है वो ORR है। आर आर सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर मेजरिंग अ सैंपल ऑफ बिहेवियर। यानी आप के पास एक बेसिक टूल है, एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप सैंपल ऑफ बिहेवियर जो है वो आप मेजर करते हैं, जज करते हैं। जैसा कि आप अब ये टेस्ट जो है ये कई किस्मों का हो सकता है, ये आगे हम देखेंगे। MCQ बेस भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ऐसे टाइप भी हो सकता है। इसकी बेशुमार अकसाम है। यानी बताने का मकसद ये है कि ये एक बेसिक टूल होता है जिससे आप बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी लर्निंग लेवल कैसा जा रहा है, वो चीज़ों को कैसा अंडरस्टैंड कर रहा है। तो ये एक बेसिक टूल है, सबसे लीस्ट आप स्कोप में कह सकते हैं कि सबसे लीस्ट है, सबसे स्कोप में सबसे कम है। और इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशन वो ये है कि टेस्ट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन ईच ऑफ व्हिच हैज अ करेक्ट आंसर दैट एग्जामिनर यूजुअली आंसर ओरली और इन राइटिंग। ये बात अभी बता दिया कि क्वेश्चन का सेट हो सकता है जो कि आप वर्बली भी पूछ सकते हो, राइटिंग में भी। अच्छा, पहचान क्या है? जो भी क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा होगा, हाउ वेल, ये मैंने थोड़ा बोल्ड भी किया है और इसका फॉन्ट जो साइज है वो भी बढ़ा दिया ताकि आप आसानी से देखें। हाउ वेल, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीचे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए कि व्हेन, हाउ वेल, हाउ गुड, हाउ मच। तो इनमें से कौन सा टर्म जो है वो इंडिकेट करिए टेस्ट को? तो हाउ वेल की जो टर्म होती है ये टेस्ट को इंडिकेट कर रही होती है। अब टेस्ट की जो टाइप्स हैं, टीचर में टेस्ट और स्टैंडर्डाइज टेस्ट। टीचर में टेस्ट वही होता है जो हम क्लास के अंदर लेते हैं बच्चों से, ठीक है, वो टीचर में टेस्ट होता है। और स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है वो एक्सपर्ट जो है वो डिज़ाइन करते हैं। और इसमें फिर सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है, कंटेंट देखा जाता है जो कि थ्रू आउट जितना आपका सिलेबस है वो सारा सिलेबस कंटेंट कवर करता हो। ड्यूरेशन का ख्याल रखा जाता है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड का ख्याल रखा जाता है, ऑप्शन का ख्याल रखा जाता है। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है उसको स्टेम कहा जाता है। एजुकेशन की लैंग्वेज में क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है उसको स्टेम कहा जाता है, स्टेम। और जो नीचे चार ऑप्शन होते हैं उनको डिस्ट्रैक्टर कहा जाता है, डिस्ट्रैक्टर। तो जो एक्सपर्ट डिजाइन करता है वो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखता है। स्टेम कैसा होना चाहिए, नीचे डिस्ट्रक्टर कैसे होने चाहिए, और क्वेश्चन के पूछने का अंदाज कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपर्ट ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का। जबकि जो टीचर में टेस्ट होता है उसमें काफ़ी फ्लॉज होते हैं। वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, उसका जो टाइम मैनेज है वो नहीं हो सकता, उसका जो स्टेम होता है वो प्रॉपर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी क्योंकि टीचर ने क्लास में टेस्ट लेना होता है तो वो बहुत जल्दी में होता है, तो लिहाजा उसमें से बहुत सी जो है वो मिसमैनेजमेंट्स हो सकती हैं, काफ़ी इसके फ्लॉज हो सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है वो चूंकि एक्सपर्ट डिजाइन करते हैं, तो लिहाजा उसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा दो टाइप्स और हैं टेस्ट की। एक है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और दूसरा नॉन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है वो एक इंडिविजुअल का टेस्ट होता है, यानी एक शख्स का टेस्ट होता है, और उसका ताल्लुक सिर्फ उसकी अपनी ज़ात के साथ होता है। और वो जो टेस्ट लिया जाता है वो एक आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक सेट ऑफ क्राइटेरिया या स्पेसिफिक स्टैंडर्ड या स्पेसिफिक रूल्स के अगेंस्ट वो टेस्ट लिया जाता है। और वो जो रूल्स बताए जाते हैं या जो प्रिंसिपल जिस बेस पे वो टेस्ट लिया जाता है या जो स्टैंडर्ड होता है उस टेस्ट का, उसके अगेंस्ट उस बंदे की परफॉर्मेंस चेक की जाती है और उसको पास या फेल किया जाता है। यानी इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ उस अपने इंडिविजुअल के साथ है, अपनी जात के साथ है, या फिर उसके अगेंस्ट जो है वो सेट ऑफ प्रिंसिपल हैं, रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जिनके अगेंस्ट उसकी एवेल्यूएशन होनी है, जजमेंट होनी है। जैसे कि एग्जांपल मैंने नीचे दिया ड्राइविंग टेस्ट। अब ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको पता है जो लर्नर होता है उसको बाकायदा सारे प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं। जो 40 दिन की वो ट्रेनिंग करता है उसको सब कुछ बताया जाता है कि कैसे ड्राइव करना है, कैसे बचना है ऑब्स्टेकल से, फलां फलां जो भी है। तो एट द एंड जब उसका टेस्ट लिया जाता है तो फिर वो जो प्रिंसिपल सेट किए थे उसके अगेंस्ट टेस्ट ले लिया जाता है। अगर वो उनको फॉलो करता है प्रॉपरली तो वो टेस्ट पास कर लेता है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, अदरवाइज उसको दोबारा अपीयर होने के लिए कहा जाता है। जबकि जो नॉन रेफरेंस टेस्ट होता है ये एक शख्स का सिर्फ अपनी जात के साथ ताल्लुक नहीं होता, बल्कि ये पूरे ग्रुप के साथ उसका ताल्लुक होता है। यानी उसका जो रिजल्ट होगा वो बेस करता है बाकियों की परफॉर्मेंस के साथ भी। जैसे कि आप ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं PPSC का या NTS का या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये आप कह सकते हैं ये नॉन रेफरेंस टेस्ट है। यानी इसमें सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस नहीं देखी जा रही बल्कि आपकी परफॉर्मेंस को बाकियों के लिहाज से देखा जा रहा है। अगर आप बाकियों के लिहाज से हाईएस्ट स्कोर लेते हैं तो फिर आपका टेस्ट पास है। अगर आप बाकियों की निस्बत कम मार्क्स ले रहे हैं तो चाहे आप 100 में से 80 मार्क्स भी ले रहे हैं तो आप फेल हैं। ठीक है, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं क्वालिफाई किया जाएगा क्योंकि उनको जो रिक्वायर्ड लोग थे उनके 90 प्लस मार्क्स थे, और आपके देखने में तो 80 मार्क्स बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि नॉन रेफरेंस टेस्ट है, इसका ताल्लुक बाकियों की परफॉर्मेंस के साथ है, लिहाजा आपको इंटरव्यू के लिए नहीं क्वालिफाई, आपको नहीं कॉल किया जाएगा। तो ये नॉन रेफरेंस जिसमें आपका एवेल्यूएशन दूसरों की परफॉर्मेंस के हिसाब से की जाती है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। बेसिक टर्म जो कि चार थी, पहले हम टेस्ट कर लिया, टेस्ट के बाद है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है कि आपने जो टेस्ट लिया था, जो सेट ऑफ क्वेश्चन आपके पास थे, वो जब आपने लिया, आपने चेक किया, आपने उनकी नंबरिंग कर ली। अब जो आपने वो नंबरिंग की है वो है मेजरमेंट, यानी क्वांटिटेटिव फॉर्म है। इसका एक क्वेश्चन यूं भी पूछा जाता है कि क्वांटिटेटिव जो फॉर्म होती है किसी भी लर्नर की ऑब्जर्वेशन के लिए वो कौन सी है? तो वो मेजरमेंट है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इन मेडिकल डिस्क्रिप्शन, ये वर्ड गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इन ऑब्टेनिंग मार्क्स आप कह सकते हैं। मेजरमेंट इज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव फॉर्म, यानी जब आप किसी टेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं तो जो आपके पास मार्क्स आ जाते हैं तो इसका मतलब है वो मार्क्स आपको देख के आप मेजरमेंट कर रहे हैं। ज़ाहिर है जिस बच्चे ने ज़्यादा मार्क्स लिए होंगे उसको आप जो है वो पहले नंबर पे रखेंगे, और जिसने कम मार्क्स लिए हैं उसको आप बाद में रखेंगे। तो इस तरह ये जो आपने मार्किंग की है ये आपने मेजरमेंट की है। इसकी जो पहचान है, अगर आपके पास कोई टर्म दी हुई हो तो हाउ मच, हाउ मच की जो टर्म है ये डिफाइन करती है मेजरमेंट को। इसके बाद है असेसमेंट।
असेसमेंट में आपने वो जो मार्किंग की है उसको आप इंटरप्रेट करते हैं, उसकी आप एक्सप्लेनेशन करते हैं कि अच्छा इस बच्चे ने मार्क्स ज़्यादा लिए हैं तो इसका मतलब है ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इस बच्चे ने ये मार्क्स दरमियाने लिए हैं तो इसका मतलब है इसको ज़्यादा जो है मेहनत की ज़रूरत है, ये और मेहनत करे, और जिसके मार्क्स बहुत कम होते हैं उसे आप कहते हैं कि ये पुअर इसकी परफॉर्मेंस है। यानी मार्क जो मार्क्स बच्चे ने लिए हैं उन मार्क्स को जब आप एक्सप्लेन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो वो आ जाता है असेसमेंट के। या फिर आप बच्चों को बताते हैं कि आपका ये वाला जो एरिया है ये वीक है, आपने यहाँ से मार्क्स कम लिए हैं, यहाँ से आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये जब आप उसके रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो फिर वो असेसमेंट में आ जाता है। सिर्फ मार्किंग कर दिया आपने, वो मेजरमेंट में है, लेकिन मार्किंग करने के बाद जब आप एक्सप्लेन करते हैं बच्चे को या पेरेंट्स को तो वो है असेसमेंट। असेसमेंट की 4 टाइप्स है। प्लेसमेंट असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट है और समेटिव असेसमेंट है। प्लेसमेंट असेसमेंट जो होती है ये हमेशा किसी क्लास के में एंटर होने से पहले ली जाती है। इसमें आपने ये वर्ड लाजमी याद रखना है, इनिशियल या बिफोर एंट्रेंस। दो वर्ड, इनिशियल या बिफोर एंट्रेंस, यानी किसी भी एग्जाम में, किसी क्लास में या कोई सेशन आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें एंट्रेंस से पहले जो आपका एक टेस्ट लिया जाता है, जैसा कि मेडिकल में बच्चों ने दाखिला लेना है तो वहाँ पे एक पहले टेस्ट ले लिया जाता है, ये आपका प्लेसमेंट असेसमेंट होगी। इसी तरह अगर बच्चों ने इंजीनियरिंग में दाखिला लेना है तो इंजीनियरिंग से पहले भी एक जो टेस्ट है ई कैट वो लिया जाता है, जिससे बच्चों को असेस किया जाता है कि क्या वो इस इंजीनियरिंग करने के काबिल हैं या नहीं है, तो वो प्लेसमेंट असेसमेंट होगी। और इसके बाद है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का ताल्लुक है कि बच्चे ने एडमिशन ले लिया है, आप बच्चे को क्लास में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के दौरान आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ड्यूरिंग लर्निंग में जो वर्ड आएगा वो आएगा ड्यूरिंग, यहाँ पे ड्यूरिंग लर्निंग, यानी ड्यूरिंग लर्निंग जो आप क्वेश्चन करते हैं बच्चों को पढ़ाने के दौरान, आप उनसे जो कुछ पूछते हैं वो आ जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। इसके बाद तीसरा जो है वो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में भी बच्चे ने अब एडमिशन लिया हुआ है, आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि आप कोई नया यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, और नया यूनिट जब आप स्टार्ट करने से पहले उस यूनिट के बारे में बच्चों से आप क्वेश्चन करते हैं कि बच्चों को इस चीज के बारे में कितना पता है, या कोई नया टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं तो उस टॉपिक के बारे में आप बच्चों से क्वेश्चन करते हैं और पूछना चाहते हैं कि क्या इस बच्चे को पहले कुछ पता है। न्यूटन के लॉ के बारे में आप अगर पढ़ाना चाहते हैं तो आप बच्चे को थोड़ा सा पहले पूछ सकते हैं कि मोशन क्या है या न्यूटन कौन था, ये इस तरह की चीजें, तो ये आ जाएगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट में। यानी आपको नया टॉपिक, नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले अब अगर आप बच्चों से कोई क्वेश्चन करते हैं उस टॉपिक से, उस यूनिट से रिलेटेड, तो वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट में आ जाएगा। इसके बाद है समेटिव असेसमेंट। समेटिव जो है ये है एट द एंड ऑफ, इसमें जो वर्ड यूज होता है एट द एंड, यानी ये हमेशा जब आप अपना सारा लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जो आप असेस करते हैं वो होती है समेटिव असेसमेंट। आपने एक यूनिट कंप्लीट कर लिया, एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो उसके एंड पे आप जो एक टेस्ट लेंगे वो होगी समेटिव असेसमेंट। सिमिलरली आप पूरी बुक खत्म कर लेते हैं, पूरी बुक खत्म करने के बाद आप जब टेस्ट लेते हैं तो वो भी समेटिव असेसमेंट में आएगा। ये डिपेंड करता है कि आप एक यूनिट का टेस्ट ले रहे हैं, काम मतलब ये है कि कंप्लीट होना चाहिए। जब यूनिट कंप्लीट हो गया इसका मतलब आप जो असेस करें वो समेटिव असेसमेंट है। आपने बुक कंप्लीट कर ली इसका मतलब अब आपने जो असेसमेंट करें वो समेटिव असेसमेंट है। इसके बाद जो चौथी टर्म थी वो थी एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन में आप यूं समझ लें कि जितना काम आपने पीछे कर लिया, आपने टेस्ट भी ले लिया, आपने मेजरमेंट भी कर ली यानी मार्किंग भी कर ली, आपने असेसमेंट भी कर ली यानी कि आपने वो जो बच्चों की मार्किंग की थी उसको इंटरप्रेट भी कर ली, उसकी एक्सप्लेनेशन भी कर दी, अब उस सारे का जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो आएगी एवेल्यूएशन में। एवेल्यूएशन इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन टू डिटरमिन द एक्सटेंट टू विच पीपल आर अचीविंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी ये आप एक्सप्लेन करते हैं वर्बली, आप जजमेंट देते हैं, डिसाइड करते हैं। इसमें ये दो तीन वर्ड हैं जो याद रखने हैं क्वेश्चन के हिसाब से। यानी अगर स्टेटमेंट में एवेल्यूएट का वर्ड आ जाए, जजमेंट का वर्ड आ जाए, डिसीजन का वर्ड आ जाए, तो समझ जाए कि ये जो क्वेश्चन है ये एवेल्यूएशन के मतलब है। एवेल्यूएट, जजमेंट, डिसीजन, ये तीन वर्ड जो है ये आपको बताते हैं, ये की वर्ड्स हैं एवेल्यूएशन के। ये बिल्कुल एंड पे होती है। जैसा कि आप पीटीएम करते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, तो उसके अंदर आप बच्चों की ओवरऑल सारी परफॉर्मेंस बताते हैं कि बच्चे ने जो है वो अटेंडेंस जो है इसकी शॉर्ट थी, या इसका जो फलां मैथमेटिक्स था वो वीक था, या इसकी फलां जो को करिकुलर एक्टिविटीज थी उसमें इसने ये रोल प्ले नहीं किया, या इसमें ये वीक था। तो ये सारा का सारा जो ओवरऑल इसका एनालिसिस आएगा वो एवोल्यूशन में आएगा। ये कीवर्ड जो है वो ये मैंने बोल्ड किए हुए हैं, जजमेंट का, डिसीजन का, एवोल्यूशन का। टाइप्स ऑफ टेस्ट, तो बेसिकली जो टेस्ट की टाइप्स होती है वो दो किस्म होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है या फिर सब्जेक्टिव या ऐसे टाइप टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, कंप्लीशन आ जाती है, ट्रू फॉल्स आ जाता है, कॉलम मैचिंग, एमसीक्यूज वगैरह। और जो ऐसे टाइप टेस्ट होता है वो उसमें आपने लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करना होता है, और ये भी दो किस्म का होता है, एक है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स और एक है रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स। रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स में नाम से जाहिर है कि आपसे कोई जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपने रेस्ट्रिक्शन के अंदर रहते हुए उसका आंसर करना होता है। यानी आपके पास आप इसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कह सकते हैं, हमने पीछे पढ़ा था एक ओपन एंडेड और एक क्लोज एंडेड। तो ये रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स वाला जो क्वेश्चन है आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन कह सकते हैं, कि आपने डेफिनेट डोमेन के अंदर रहते हुए इसका आंसर करना है। मतलब आपसे जब क्वेश्चन पूछ लिया गया कि डिराइव करें फर्स्ट लॉ ऑफ सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हुए आप कहीं इधर उधर नहीं जा सकते, आपने एक स्पेसिफिक जो स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करने हैं और आपने आंसर निकालना है। तो ये आपका जो क्वेश्चन होगा ये रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स होगा। तो जो दूसरा है वो है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यानी ये इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है जिससे आपकी राय मांगी जा रही है, आपसे ओपिनियन मांगा जा रहा है, आपके आपसे कहा जाता है कि आप इस करेक्टर के बारे में कमेंट करें। यानी कि इंग्लिश लिटरेचर है, आपने कोई डायलॉग पढ़ा है, आपने कोई ड्रामा पढ़ा है, तो आपसे कहा जाता है कि जी फलां करेक्टर के ऊपर आप बताएं कि उसका जो रोल था वो कैसा था आपकी नजर में। तो ये आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप अपनी मर्जी से इसके बारे में लिख सकते हैं। आपको अब आप लिमिटेड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपने लाजमी यही लिखना है, आपकी अपनी राय में वो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये ऐसे टाइम में आते हैं, लेकिन ये एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन होते हैं।
अच्छा, इसके बाद है करेक्शन फॉर गेसिंग, यानी किसी बच्चे ने एमसीक्यू किया या ट्रू फॉल्स या कॉलम मैचिंग या इस तरह के कोई क्वेश्चन थे, तो उसमें उसने गेस किया है। आप देखना चाहते हैं कि कितने क्वेश्चन उसने गेस करके सॉल्व किए हैं। तो फार्मूला जो है वो आपके पास है कुछ इस तरह, स्कोर इज इक्वल टू राइट आंसर माइनस रॉन्ग आंसर डिवाइडेड बाई n-1, यानी कितने उसके राइट थे और कितने उसके रॉन्ग निकले, डिवाइडेड बाई n-1। ये जो n है, n से मुराद यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस है कि आपके क्वेश्चन में चॉइस कितनी थी। यानी अगर ट्रू फॉल्स था तो हमें पता है ट्रू फॉल्स में दो चॉइस होती है, या ट्रू या फॉल्स। इसी तरह अगर एमसीक्यू है तो एमसीक्यूज यूजुअली जो है वो चार उसके ऑप्शन होते हैं, तो लिहाजा n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप स्कोर उसका फाइंड कर सकते हैं। जो आप टेस्ट लेते हैं, आप उस टेस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होनी चाहिए। टेस्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए। वैलिडिटी का मतलब क्या है? वैलिडिटी का मतलब है कि वैलिडिटी रेफर टू द एक्सटेंट टू विच एन असेसमेंट मेजर व्हाट इज क्लेम टू मेजर। यानी वैलिडिटी का मतलब है कि टेस्ट में आपने जो मेजर करना था जो चीज़, क्या वो उसमें मौजूद है। अगर आप बच्चे की कोई स्पेसिफिक स्किल देखना चाहते थे, तो क्या जो आपने टेस्ट बनाया, क्या उस टेस्ट से रिफ्लेक्ट होता है कि बच्चे की जो स्पेसिफिक स्किल थी वो आप जज कर पाएंगे। तो अगर आप जज कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि वैलिड टेस्ट है। मसलन आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया बच्चों को, एक फार्मूला a+b का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आपने बच्चों को सिखा दिया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप देखना चाहते हैं कि क्या बच्चों ने इस फार्मूले को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया है या नहीं। तो अब आप इससे रिलेटेड कोई और टर्म दे सकते हैं। आप दे सकते हैं कि 3+5 का स्क्वायर आप फाइंड करके दिखाएं। अगर आप इस तरह का क्वेश्चन देते हैं तो इसका मतलब है ये वैलिड टेस्ट है, जो वाकई आप जो चीज़ देखना चाहते हैं वो उसको बताएगा, और आप चेक कर लेंगे कि वाकई बच्चे ने ये फार्मूला सही समझा है या नहीं समझा। तो ये वैलिडिटी है। और रिलायबिलिटी, अच्छा, इसमें जो की वर्ड आता है वो आता है इंटेंट का या सपोज का। यानी वैलिडिटी इज डिग्री टू विच अटैच मेजर व्हाट इज सपोज्ड इंटेंट टू मेजर। कुछ वर्ड जो है ये मिसटाइप्ड हुए हुए हैं, मैंने बाद में करेक्ट करके भेज दूंगा। तो एनीवेज, बताने का मकसद ये है कि वैलिडिटी का मतलब है कि आप ये देखना चाहते हैं कि किस हद तक आपने जो मेजर करना था, जो आप इरादा रखते थे, जो आपने मेजर करना था, वो आप अपने टेस्ट से मेजर कर पाए हैं। तो अगर आप जो चीज़ मेजर करना चाहते हैं वो आप मेजर कर पाए हैं, तो इसका मतलब है टेस्ट वैलिड है। अच्छा, टेस्ट से एक और चीज़ आगे, अभी रिलायबिलिटी की तरफ जाएंगे और यूजेबिलिटी की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इसमें एक और चीज़ आ गई, आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इंटेलिजेंस क्वेश्चन हमें ये बताता है कि क्या जो बच्चा है वो अपनी एज के ही काम कर रहा है, या अपनी एज से कम वाले क्वेश्चन कर रहा है, या अपनी एज से ज्यादा वाले क्वेश्चन कर रहा है। यानी बाद औक़ात आप सपोज एक बच्चा है वो मैट्रिक क्लास का बच्चा है, तो होना तो ये चाहिए कि वो सिर्फ इतनी उसकी एबिलिटी हो कि वो सिर्फ मैट्रिक के क्वेश्चन ही कर सके। लेकिन बच्चा मैट्रिक के अंदर है और वो क्वेश्चन अभी 6 क्लास वाले कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका आईक्यू कम है। लेकिन अगर बच्चा मैट्रिक में है और वो क्वेश्चन एफएससी लेवल के कर सकता है, तो इसका मतलब उसका आईक्यू ज्यादा है। तो इसके लिए फार्मूला जो है वो डेवलप किया गया। आप देखना चाहते हैं आईक्यू, तो इसका ये है कि मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। मेंटल एज वो होती है जो अ, उसकी परफॉर्मेंस से देखी जाती है। यानी बच्चा मैट्रिक है और अगर वो एफएससी वाले क्वेश्चन कर रहा है, तो फिर उसकी एज वो एफएससी वाली काउंट होगी, मेंटल की। और क्रोनोलॉजिकल एज को फिजिकल एज भी कहा जाता है। ये वो एज है जो उसकी हकीकत में एज है, जो उसकी अपनी एज है, ये वो वाली एज होगी। मेंटल एज का मतलब है कि वो जिस लेवल पे काम कर रहा है। अगर वो मैट्रिक में होते हुए एफएससी के क्वेश्चन कर रहा है, तो इसका मतलब है उसकी मेंटल एज एफएससी वाले बच्चे की है, वो 18 साल होगी। और अगर वो मैट्रिक में रहते हुए 6 क्लास के क्वेश्चन अभी करने के काबिल है, तो इसका मतलब है फिर उसकी एज, जो मेंटल एज है, वो 4 साल पीछे आप चले जाएं, 12 साल उसकी एज होगी। तो ये मेंटल एज है कि वो जिस लेवल पे खड़ा है, वो एज। और क्रोनोलॉजिकल एज या फिजिकल एज, ये वो एज है जो उसकी हकीकत में एज है, जो उसके बे फॉर्म पे या एनआईसी पे एंटर है, ये वो वाली एज है। तो इस फार्मूले को आप यूज करते हुए आप आईक्यू फाइंड कर सकते हैं। ये डिफरेंट केसेस मैंने दिए हुए हैं, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आप आसानी से कर देंगे। इसके बाद है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि आप देखना चाहते हैं कि बच्चे की जो आपने टेस्ट लिया था उसके अंदर कंसिस्टेंसी कितनी है। तो रिलायबिलिटी इंडिकेट्स द कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट ओवर टाइम एंड अक्रॉस डिफरेंट कंडीशन। यानी आप बार बार डिफरेंट कंडीशन में बच्चे से घुमा फिरा के जब सवाल को चेंज करके आप बच्चे से देखते हैं, तो बार बार उसका जो आंसर है वो सही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो टेस्ट है आपका वो रिलायबल है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दो अलग चीजें हैं। किसी टेस्ट के अंदर ये दोनों भी हो सकती हैं, और किसी टेस्ट के अंदर ये एक भी हो सकती है। अब इसके एग्जांपल मैं यूं दे सकता हूँ कि कैसे ये दोनों हो सकती हैं और नहीं हो सकती। सपोज आपने यहाँ पे फायर करना है, तो अगर तो आप यहाँ पे फायर करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि आपका जो फायर है वो वैलिड है, क्योंकि आपका जो टारगेट था वो अचीव हो गया, ये वैलिड है। लेकिन अगर आप फायर एक दफ़ा करते हैं तो वो यहाँ पे आता है, दूसरी दफ़ा करते हैं तो वो यहाँ पे आता है, तीसरी दफ़ा करते हैं तो वो यहाँ पे, चौथी दफ़ा यहाँ पे, तो ये अब आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये रिलायबल है। यानी बार बार आपको वही रिजल्ट हासिल हो रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वैलिड नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि जो टेस्ट होता है वो ज़रूरी नहीं कि वैलिड भी हो और रिलायबल भी हो, लेकिन हो भी सकता है। यानी टेस्ट वैलिड भी हो सकता है और रिलायबल भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो टेस्ट आप ले रहे हैं वो वैलिड भी हो और रिलायबल भी हो सकता है वो वैलिड हो लेकिन रिलायबल ना हो। ये भी हो सकता है कि वो रिलायबल हो लेकिन वैलिड ना हो। और तीसरी कंडीशन भी मुमकिन है कि हो सकता है कि वैलिड भी हो रिलायबल भी हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बच्चे ने लर्न किया हुआ है और आप कैसा टेस्ट बना रहे हैं। यहाँ पे एक साइंटिस्ट का, बल्कि जिसका डेवलपर था रिलायबिलिटी के लिए, एक एजुकेशनिस्ट कुडर रिचर्डसन, इसका मेथड था जो कि रिलायबिलिटी को एस्टिमेट करता है।
इसके दो फार्मूले थे, एक था कुडर रिचर्डसन 20 फार्मूला और दूसरा है कुडर रिचर्डसन 21 फार्मूला। ये जो सेकंड वाला है ये ज्यादा सिंपल फार्मूला है और ये आसानी से आप यूज कर सकते हैं। ये बेस करता है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर पे कि कितने जो करेक्ट आंसर है वो आपने दिए। जो पहले वाला था वो बेस करता है प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन पासिंग ईच आइटम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी ये लंबा चौड़ा काम है। इसमें आपने नंबर ऑफ पासिंग पर्सन भी देखना है, फिर उनकी प्रोपोर्शन निकालनी है, फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ उसको कंपेयर भी करना है। तो ये कम्प्लेक्स वाला फार्मूला हो जाएगा। और जो आसान है सिंपल फार्मूला है रिलायबिलिटी चेक करने का वो है कुडर रिचर्डसन 21 फार्मूला। यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी का मतलब है कि जो आप टेस्ट ले रहे हैं वो कितना टेस्ट जो है वो साजगार है, कितना आसानी से वो कंडक्ट किया जा सकता है। यूजेबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग रेफर टू the ease with which user can interact with the product or system to achieve their goals effectively and efficiently। ठीक है, यानी टेस्ट को देखा जाता है कि आप उस टेस्ट में एक लर्नर को, एक कैंडिडेट को कितनी आसानी प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना उसके लिए आप इजी माहौल दे रहे हैं। वो टेस्ट स्टेटमेंट हो सकता है, वो टेस्ट का टाइम हो सकता है, वो टेस्ट का पैटर्न हो सकता है, वो कंटेंट हो सकता है, सिलेबस हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें यूजेबिलिटी में आ जाएंगी कि कितना कैंडिडेट फ्रेंडली आप टेस्ट ले रहे हैं, कितना कैंडिडेट फ्रेंडली आप माहौल दे रहे हैं, कितना कैंडिडेट फ्रेंडली आप उसको टाइम दे रहे हैं। ये सारी चीजें यूजेबिलिटी में आ जाएंगी। टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ की पॉइंट्स हैं यूजेबिलिटी के लिए। यानी अगर आप टाइम बहुत मुख्तसर देंगे, टेस्ट ज्यादा लंबा है, टाइम आप कम दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यूजेबिलिटी जो है वो उसकी पुअर है। ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टेस्ट जो है वो इजी होना चाहिए एडमिनिस्टर करने के लिए, यानी कि उसके अंदर जो डायरेक्शन है वो सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। और टेस्ट के अंदर जो सब टेस्ट होने हैं वो कम होने चाहिए। ये ना हो कि एक टेस्ट के अंदर और कई टेस्ट आप इंक्लूड किए हुए हों। और टाइम जो है वो सूटेबल होना चाहिए। ईज ऑफ स्कोरिंग, ऐसे टेस्ट जो है उनको फेवर किया जाता है दैट ऑफर एट लो इकोनॉमी ऑफ स्कोरिंग विदाउट सेक्रीफाइसिंग स्कोरिंग एक्यूरेसी। यानी टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से स्कोर किया जा सके। ये ना हो कि उसके अंदर आपने इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डाले हुए हों कि डिफरेंट जज जो है, डिफरेंट जो मार्कर है वो जब चेक करे तो हर बच्चे के वो अलग से नंबर लगाए। तो ये जो चीज़ है ये भी नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ स्कोरिंग, यानी आप इतना टेस्ट को सिंपल रखें, या उसका जो स्टेम है उसके डिस्ट्रक्टर हैं, या उसका जो कंटेंट है, जैसा कि अब एक एमसीक्यू टाइप जो टेस्ट होता है वो एक ऐसा बंदा भी चेक कर सकता है एक्यूरेसी के साथ जिसको उस चीज़ की नो हो भी नहीं पता। ठीक है, यानी एक फिजिक्स का टेस्ट है, आप बेशक इस्लामियात वाले बंदे से चेक करवा लें, अगर वो एमसीक्यू बेस्ड है आप उसे की दे दें, वो आसानी से आपको चेक करके दे देगा कि 100 में से कितने मार्क्स आए हैं। लेकिन अगर आप वही टेस्ट बनाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन वाले या लॉन्ग क्वेश्चन वाले, तो फिर जो है वो फिजिक्स वाला बंदा भी प्रॉपर शायद इंसाफ ना कर पाए। किसी का चेक करने का अपना अंदाज होगा, कोई अपने हिसाब से देखेगा, तो मार्किंग में स्कोरिंग में फर्क आ जाएगा। ईज ऑफ इंटरप्रिटेशन, when the test results are presented to the pupils or parents, ease of interpretation and application, यानी टेस्ट ऐसा हो कि उसको एक्सप्लेन करना आसान हो कि हमने ये क्वेश्चन दिया था, इसका ये आंसर था, बच्चे को ऐसा लिखना चाहिए था। ये ना हो कि क्वेश्चन इतना मुश्किल हो कि जो एक्सप्लेन करने वाला है वो खुद ही कंफ्यूज हो जाए कि इस टेस्ट में मैं क्या पूछना चाह रहा था। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, टेस्ट की कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए। ये ना हो कि बहुत ज्यादा महंगा टेस्ट हो। अगर महंगा टेस्ट है तो उसको अगर आप फिर लो कॉस्टिंग में ले जाएंगे तो फिर उसके जो रिजल्ट है वो सेक्रीफाइस होंगे। ऑब्जेक्टिविटी, टेस्ट का जो मकसद है वो हाल होना चाहिए, यानी जिस मकसद के लिए आप टेस्ट ले रहे हैं वो मकसद पूरा होना चाहिए। तो ये है ऑब्जेक्टिविटी। आइटम एनालिसिस, आइटम एनालिसिस मतलब है कि आपने टेस्ट के अंदर जो आइटम दिया हुआ था, मतलब है जो स्टेम दिया हुआ था, ये आप यहाँ पे पहले आपको क्लियर कर दूं कि हम एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं फिलहाल। इस ये जो तीनों आएंगे, आइटम डिफिकल्टी या डिस्क्रिमिनेशन पावर या इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रक्टर, ये हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे, पूरे टेस्ट की हम बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहला है आइटम डिफिकल्टी। आइटम डिफिकल्टी में आप क्या देखते हैं, आपका जो एक वो क्वेश्चन है, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वो आप देखना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन कितना आसान था या मुश्किल था। तो ये फार्मूला है एन आर डिवाइडेड बाई एन टी मल्टीप्लाई 100। एन आर का मतलब है कि कितने बच्चों ने, वो जो स्पेसिफिक क्वेश्चन की हम बात करें, वो कितने बच्चों ने उसका सही आंसर किया है। और एन टी मतलब है कि कितने बच्चे थे जिन्होंने टेस्ट दिया है, यानी 100 बच्चों ने टेस्ट दिया तो एन टी की जगह 100 आ जाएगा। और वो जो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो अगर 70 बच्चों ने ठीक किया तो ऊपर 70 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 100। और इस तरीके से आप उसका फैसिलिटी इंडेक्स चेक कर लेंगे। 30 से 70% अगर फैसिलिटी इंडेक्स हो तो इसका मतलब है वो आइटम एक्सेप्टेबल था, यानी वो जो स्पेसिफिक क्वेश्चन वो एक्सेप्टेबल था। अगर 70 से ज्यादा है तो इसका मतलब आइटम बहुत आसान था। और अगर 30% से कम है तो आइटम बहुत डिफिकल्ट था। 50% अगर आता है तो फिर वो एक्सेप्टेबल है, बेस्ट है। डिस्क्रिमिनेशन पावर में क्या देखा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन पावर में ये देखा जाता है कि वो जो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो आपने देखना है कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने कितने हाई अचीवर बच्चों ने वो क्वेश्चन किया है। यानी एक जो आपने पूरा टेस्ट लिया है उसमें फर्ज करें 40 बच्चों में से 30 बच्चों ने मैक्सिमम स्कोर किए हुए हैं। तो एन एच का मतलब होगा कि हाई अचीवर, एन एच इज नंबर ऑफ हाई अचीवर हु गॉट द राइट आइटम राइट, यानी वो जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो कितने ऐसे बच्चों ने अटेम्प्ट किया है जो हाई अचीवर में आ रहे हैं। और एनएल का मतलब है कि कितने बच्चों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है जो लो अचीवर में आ रहे हैं, यानी जिनके ओवरऑल मार्क्स कम है लेकिन उन्होंने वो क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट किया हुआ है। इस तरह एनएच में वो बच्चे आएंगे जिनके ओवरऑल मार्क्स अच्छे हैं और उनका ये क्वेश्चन भी ठीक है, ये वो एनएच में आएंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस लेकर डिवाइडेड बाई एन, और एन यहाँ पे है नंबर ऑफ हाई या लो अचीवर, यानी आप नंबर ऑफ हाई अचीवर जिन्होंने हाई अचीव किए हुए मार्क्स वो लिख दें, या फिर नंबर ऑफ लो अचीवर, इनमें से आपने कोई एक वैल्यू लगानी है। तो यहाँ पे नीचे लिखा है आइटम एक्सेप्टेबल होगा अगर डिस्क्रिमिनेशन पावर 1 से 0.30 होती है, और अगर 1 आती है तो फिर वो 100% डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। 0.30 से लेस है तो इसका मतलब है कि वो आइटम आपका इनकेपेबल है। आखिर पे इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रक्टर, यानी आपने जो डिस्ट्रक्टर दिए हुए हैं, वो जो चार ऑप्शन होते हैं उनको डिस्ट्रक्टर कहा जाता है, वो आपका कितना इफेक्टिव है।
तो वो इफेक्टिव उस वक्त काउंट होता है जब लो अचीवर उसकी तरफ माइल होते हैं, यानी वो बच्चे जिनके टेस्ट के अंदर ओवरऑल मार्क्स कम आए थे, वो अगर उस डिस्ट्रक्टर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यानी रॉन्ग आंसर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो फिर उस आइटम को कहा जाता है कि ये इफेक्टिव है, ये गुड है डिस्ट्रक्टर। लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स लेने वाले बच्चे रॉन्ग ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो आपने डिस्ट्रक्टर दिया है वो पुअर डिस्ट्रक्टर है। यानी एक बच्चा है, तो मैं मिसाल से समझाता हूँ कि उसके ओवरऑल मार्क्स या पूरे टेस्ट के अंदर उसके मार्क्स हैं 80% पूरे टेस्ट में, ये मैं पूरे टेस्ट की बात कर रहा हूँ, जबकि वो जो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया हुआ था जिसका आप ये चेक करना चाह रहे हैं इफेक्टिवनेस, उसका आंसर रॉन्ग है। इसी तरह एक दूसरा बच्चा है जिसके मार्क्स हैं 78%, आप उसका भी वो स्पेसिफिक क्वेश्चन चेक करना चाहते हैं कि उसमें वो क्या है, तो वो क्वेश्चन उसका भी रॉन्ग है। एक और बच्चा जिसके 75% मार्क्स हैं, उसका भी जब आप चेक करते हैं कि वो स्पेसिफिक क्वेश्चन फलां बच्चे ने कैसा किया, तो उसका भी रॉन्ग है। इसका मतलब है कि वो पुअर डिस्ट्रक्टर था। और अगर हाई अचीवर बच्चे वो स्पेसिफिक क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं, यानी आपने 10 क्वेश्चन दिए थे एमसीक्यूज, एक क्वेश्चन आपने जानबूझ के डाला ऐसा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपने अपनी तरफ से बना के दिया, और आप चेक करना चाहते हैं कि उस स्पेसिफिक क्वेश्चन की इफेक्टिवनेस कैसी है, उस डिस्ट्रक्टर की इफेक्टिवनेस कैसी है, तो आपने इस बेस पे देखना है कि हाई अचीवर बच्चे उसको कितना सही अटेम्प्ट कर सके। अगर हाई अचीवर बच्चों ने वो क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट कर लिया, तो इसका मतलब है वो डिस्ट्रक्टर गुड था। लेकिन अगर हाई अचीवर बच्चे उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, वो उनसे भी वो गलत हो गया, तो इसका मतलब है या तो आपकी स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम था, या आपके जो डिस्ट्रक्टर नीचे आपने चार दिए थे उनके अंदर प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग मौजूद है, जिस वजह से हाई अचीवर बच्चे भी वो क्वेश्चन रॉन्ग कर बैठे हैं। तो लिहाजा फिर आपको या तो अपनी स्टेटमेंट को रिवाइज करना होगा या डिस्ट्रक्टर को चेंज करना होगा। तो ये जो थर्ड पोर्शन बी एड का जो आज हमने क्लियर कर लिया है,